if an angle is half of its supplementary angle, half of its सप्लीमेंट्री आ जाने दे रही हूँ, कल से मैंने एंटर नहीं करने देना है। मेरे फोन की एक्टिवा खराब हो गई, मैंने रास्ते में इसको लेके आया हूँ। मैं सारा रूम पहुंच गया था। देन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इज, और दिया इफ एन एंगल इज हाफ इट सप्लीमेंट्री देन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इज, आपको बताना है आंसर क्या होगा। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, देन 30 डिग्री। If an angle is half of its supplementary, then the degree measure of the angle is 160. 45 कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हाफ है, एंगल को लिया हमने x, सप्लीमेंट्री क्या हो गया 180 माइनस एक्स। एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, सो एंगल इज 60 डिग्री, उसका सप्लीमेंट्री होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, find the complement of 2/3 of right angle. Complement of 2/3 of right angle. Find the complement of 2/3 of a right angle. राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये वाला क्वेश्चन सिंपलीफाई ये बताइए वैसे मुझे हो गया था, हो गया था, हो गया था, बट मैंने 1 मार्क काटा था क्योंकि मैंने 2b की जगह मैंने 2b लिख दिया था, b स्क्वायर आना। 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या हुआ 2/3 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जब 2/3 वाला एंगल हमने निकाल लिया वो 60 डिग्री हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ अ राइट एंगल। Supplement of 4/3 of a right angle. फोर बाय थ्री ऑफ राइट एंगल क्या हुआ 120 डिग्री। सो 4/3 ऑफ अ राइट एंगल हो जाता है 120 डिग्री। तो आपको सप्लीमेंट निकालना है 120 का, जो कि क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया। एन एंगल इज इक्वल टू, एन एंगल इज इक्वल टू 5 times its complement. An angle is equal to 5 times its complement. Find the angle.
मैंने टेस्ट बोला, अब का टेस्ट होगा ट्यूसडे को। किस चैप्टर का? लाइन्स एंड एंगल्स का। और कॉम्प्लीमेंट कहा? दैट विल बी 9th ऑफ July. तो एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने एंगल को x लिया है, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहां से 450, 6x इज इक्वल टू 450, x इज इक्वल टू 7 जा 42, देन 5। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है वो 75 है। देखो हम क्या करते हैं, अगर आपने x लिया है तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1/5x होगा, क्योंकि एंगल 5 टाइम्स है ना। तो इसमें मतलब कंफ्यूजन यही आती है, आपका आंसर 75 15 निकल जाएगा, बट डू यू नीड टू मार्क 75 और 15? 75। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देन if 3x minus 58 and x plus 38 are supplementary angles, find the value of x. हम्म मैंने x की वैल्यू निकाल दी। 3x minus 58 plus x minus 38 will be equal to 180। ठीक है, प्लस 38, तो ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 20, यही होगा, है ना। तो 4x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू कितनी आएगी? 200/4 कितनी हो गई? x will be equal to 50 degrees। क्लियर हो गया इतना? बेसिक कैलकुलेशन है, उन्हें ठीक रखो। मुझे तो ऐसे दिया था, मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रही थी, उसके लिए दिया था मैंने क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे, उसमें भी गलती कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट लिखो। इफ एन एंगल इज such that, if an angle is such that 6 times its complement
6 times its complement is 12 degrees less than twice its supplement. 6 times its complement is 12 degrees less than twice its supplement, then the value of angle is. सिक्स टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल को क्या लिख लोगे? 48 एंगल, 48 आ रहा है। एंगल को लिया x, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। 6 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट is 12 less than 2 times the supplement. ठीक है, अगर ऑप्शंस के थ्रू भी करते हो, अगर आप एंगल को 48 ले रहे हो, ठीक है, तो उसका सब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 42, राइट? अगर मान लो हमने किसी भी एंगल को लिया, इफ आई टिक अप 48 फॉर रैंडमली एक वैल्यू, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 42 का, 48 का, 48 से 180, 180 से 48 माइनस करो, 132, ठीक है। तो 6 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इज ट्वाइस, उसमें से 12 माइनस किया। आई कैन गो थ्रू ऑप्शंस ऑल्सो, अगर ऑप्शंस दिए होते हैं तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ, अगर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ये आ जाएगा 540 माइनस 6x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x माइनस 12। सो आई ब्रिंग 6x हियर, ये आ जाएगा 4x। 540 में से 360 माइनस किया, प्लस 12 किया, 360 माइनस करोगे तो आ जाएगा 180। 180 में प्लस 12 किया तो 192 बाय 4 इज इक्वल टू x। तो आंसर फिर भी क्या आ रहा है? 48। ठीक है, आपको एंगल बताना है, उसका कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट नहीं, तो आंसर विल बी 48 डिग्रीज। क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट लिखो। तो एंगल्स दिए हुए हैं, द फॉलोइंग एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, ये वाले एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। पी क्यू, सॉरी यहाँ पर ओ दिया हुआ है, एंड पी ओ क्यू, और ये दिया हुआ है पॉइंट आर। So POR and QOR form a linear pair of angles such that A minus B is equal to 80 degrees. Find the value of A and B. बता, दो एंगल्स बने हुए हैं, POR and QOR. A and B are measures of two angles such that A minus B is equal to 80 degrees, and A and B form a linear pair. So find the values of A and B. ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और तो इसके अलावा भी रह गया, तो आई थिंक अब इक्वेशंस फॉर्म करनी तो आ जाएंगी, सप्लीमेंट की और कॉम्प्लीमेंट की। मेन प्रैक्टिस मेरा यही होता है आपको करवाना, कि अगर आपने समटाइम्स मतलब बोथ वेज इक्वेशन फॉर्म करनी आती हो, ठीक है ना, अगर कहा है एंगल इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट,
तो एंगल आपने कॉम्प्लीमेंट एक्स लिया, x+4 लिया, या x और 90 माइनस एक्स करके आपने सॉल्व कर लिया। दैट इज माई बेसिक मोटिव, आपको सॉल्व करवाना। उसके बाद तो आई थिंक आप सॉल्व कर ही लेते हो। A130 B50, ठीक है, ठीक है, ठीक ही होगा। क्यों? इक्वेशंस में देखो, दोनों में डिफरेंस 80 का है। A130 B50, दोनों में डिफरेंस 80 का है, और दोनों का सम भी 180 हो रहा है ना? तो चांसेस है कि सही हो। अगर आपका बेसिक जो आंसर है वो आपकी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सही होगा। तो चांसेस हमारे कम ही होते हैं कि नहीं गलत हो, ठीक है ना? ये मैंने कहा। हाँ जी, क्या हुआ इसका आंसर हमारा? एक एंगल ए बी, अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? A+B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? 80+B। पुट दिस वैल्यू हियर, 80+B इज इक्वल टू 180। तो 2B की वैल्यू कितनी आ गई? 100। B की वैल्यू कितनी आ गई? 50। और अगर B की वैल्यू 50 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर है सबको ना? नेक्स्ट लिखो। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, पूरी छुट्टी रेस्ट लिया हमने, आराम कर ले। टू टाइम्स द मेजर ऑफ, टू टाइम्स द मेजर ऑफ वन, टू टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द मेजर ऑफ other. Two times the measure of one is equal to three times the measure of other. Find the measure of larger angle. शाम में। Two complementary angles are such that two times the measure of one is equal to three times the measure of the other. Find the measure of the larger angle. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमें पता है कि एक एंगल कितना है? x, दूसरा एंगल कितना है? 90 माइनस एक्स। इक्वेशन क्या कहती है? टू टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 270 माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 270। लार्जर ऑफ द टू निकालना है हमें, तो दूसरा एंगल भी चेक कर लेना। वाई एम सेइंग दूसरा चेक कर लो, क्योंकि यहां पर तो ऑब्वियसली जो एक्स है वो बड़ा आएगा क्योंकि डबल किया है। मे बी वो स्मॉलर पूछे आपसे। एक्स की वैल्यू 54 है, मुझे आंसर चाहिए था लार्ज। ठीक है,
क्योंकि दोनों का लार्जर 54 ही होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, पर यहाँ पर आई विल एडवाइस कि दोनों एंगल्स निकाल कर चेक कर लो, बिकॉज लार्जर पूछा है, समटाइम्स वो सप्लीमेंट्री भी कह सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में ऐसा हुआ है एक दो बारी, मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा, आई सर्च थ्रू द पेपर्स ऑल्सो, लास्ट ईयर के 2-3 ग्रुप्स मैंने चेक भी किए, मे बी किसी टेस्ट पेपर में मैंने लिखा हो, बट वो ऐसा ही था जहां पर उसने लार्जर पूछा हुआ है, तो जो आपका एक्स की वैल्यू आती है वो लार्जर नहीं है, उसकी अदर वैल्यू निकालनी है, तो मेक श्योर जब लार्जर पूछा है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी चाहे कहा हो, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कॉम्प्लीमेंट छोटा ही होगा, इससे 36 डिग्री होगा, है ना, तो मुझे तो 54 मार्क करना है। मे बी अगर उसने टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा होता, यहां पर ऐसे ही कर लो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other. Two supplementary angles are such, अब कहा गया है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर such that 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other. Find the larger कहा जाता है, sometimes they ask you find the smaller of the two, so make sure you answer the question accordingly. तो 2x is equal to 3, क्योंकि जिसको हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो बड़ा ही होगा। अगर आप इस x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मे बी उसने लिखा होता 3 times the measure of one is 2 times, तो x उसमें छोटा आएगा, ठीक हो गया, राइट। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, x की वैल्यू 108, द अदर इज 72 डिग्री, तो दोनों में मेरा आंसर जो है वो 108 होगा, क्योंकि मैंने आपको करवा रही हूँ 2 times द मेजर ऑफ वन। मे बी इफ दे से, मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग पेपर में जैसे आ जाए 3 times द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 2 times द मेजर ऑफ अदर, देखो अगर आप 3 times करोगे, देखो आंसर आएगा वही, अब आपके पास x की वैल्यू जो है ना वो 72 में आ जाएगी, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू क्या आ गई 72, आपको लार्जर निकालना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर 180। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपने x लिया है यहां पर आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां पर 2 से किया, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब 2 के साथ जो नंबर रखा है वो बड़ा होगा। बात समझ में आई, बेसिक मैथ्स है ये हमारी, थोड़ी लॉजिक स्किल्स है साथ में, तो यहां पर आपको लार्जर एंगल निकालने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट्स चेक करनी होंगी कि आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, if two angles x and y, two angles x and y form a complementary pair, two angles x and y form a complementary pair, then which of the following measures, then which of the following angle measures will form supplementary pair? X minus 43, y minus 47, x minus 23, y plus 23, x plus 47, y plus 43. No such pair is possible. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है जितना तुम हंस रही हो, क्वेश्चन उस हिसाब से मुश्किल नहीं है, पता क्या होता है, पेपर में आ जाना तो कंफ्यूजिंग लगता है, देखने में खतरनाक, हाँ बस देखने में खतरा है। दो एंगल्स है एक्स एंड वाई, क्या बना रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, क्या 90, दोनों का एक्स एंड वाई का क्या है सम 90, ठीक है ना। तो आपको कहा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एंगल है जो सप्लीमेंट्री होगा,
इन चारों में से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स तीन ही दिए हुए हैं, इनमें से कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे? सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? 180 क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 क्या होगा उनका? सम। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर, कौन सा ऐसा पेयर है जहां पे आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं? एक्स एंड वाई फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। एक्स एंड वाई फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब मुझे पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 है। ठीक है, तो इनके इन चारों में से या इन तीनों में से कौन से ऐसे पेयर हैं, कौन से वाला वो पेयर है जिनका सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला पेयर बनेगा? तो आपने क्या करना है, आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, y-43 एक एंगल है और दूसरा है, सॉरी ये x-43 है, ठीक लिखा हुआ है मैंने, यहाँ गलत लिख दिया, x-43 है और x-47 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या बनता है? x प्लस वाई -90। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे? इनका सम क्या हो गया? अगर इसको x प्लस वाई की वैल्यू को पुट करते हैं, 90 - 90 इज 0। तो ये दोनों अगर एंगल मेजर्स दिए होंगे, दे कैन नॉट फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर, बिकॉज मुझे सम 180 चाहिए, लेकिन ये वाले एंगल्स जो है वो सम दे रहे हैं 0। समझ में आ गया? नहीं, यहाँ पर एक्सेस वाली, तभी बी पार्ट आंसर नहीं होगा। अगर आपने x-23 प्लस y+23 लिखा तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही हुए। लेकिन थर्ड पार्ट में देखो, x+47 प्लस y+43 आ गया, तो क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस 90। x प्लस वाई का सम मुझे पता है 90 है ही है, उसमें 90 और ऐड किया तो क्या बन गया? 180। तो यहां पर x और y अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x+47 y+43 सप्लीमेंट्री पेयर बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर होगी बात? ये दो 47 43 को ऐड करो तो 90 बनता है। मुझे बताओ, आपको ना सिर्फ एक्स और वाई में है, एक्स और वाई क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरिएबल्स नहीं है। यहां पर देखो, वेरिएबल्स तो मुझे भी पता है, एक्स और वाई क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुआ कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या है? 90। आप इनकी वैल्यूज ले लो, 30 एंड 60। अब वो कहता है 30 में से 43 को माइनस करोगे और 60 में से 47 को माइनस करने के बाद जो एंगल्स आए क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? सिंपल सी बात ही है। ठीक है, अब एक्स एंड वाई तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 30 एंड 60 तो मैंने अपने से लिया, 45 भी ले सकते हो। यू कैन टेक 90, यू कैन टेक 89 एंड 1 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, अब देखो, क्या अगर आपने 30 में से 43 माइनस किया और 60 में से 47 माइनस करने के बाद क्या आपके पास जो एंगल्स आए सप्लीमेंट्री आए? इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स एंड वाई तो कैन हैव एनी वैल्यू, बट उनका सम जो है वो 90 फिक्स होगा। ठीक है, सो इफ आई एड दीज टू वैल्यूज विच इज x-43 प्लस y-47, तो क्या हो जाता है? ये x प्लस वाई तो एज इट इज रहे, -43 -47 क्या सम बनाएंगे? 90, प्लस x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? 90। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं इन एंगल मेजर्स को ऐड करूंगी तो हमेशा मेरे पास सम क्या आएगा? 0। सो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। नाउ इफ आई टेक x-23 एज एन एंगल मेजर, y+23 एज एन एंगल मेजर, तो x प्लस वाई -23 प्लस 23 हो गया, तो ये तो मेरे पास 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही रहे। पर अगर मैं एक एंगल में 47 ऐड कर दूं और एक एंगल में 43 ऐड कर दूं, ठीक है, इन इफेक्ट हम क्या ऐड करें दोनों में? 90। उनका अपना सम कितना है? 90। 90 में 90 ऐड किया, टोटल सम जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 180। जैसे x+47, इफ वन एंगल इज x+47, द सेकेंड एंगल इज y+43। सो अगर इन दो एंगल मेजर्स को मैं ऐड करती हूं तो मेरे पास बनकर आता है x + y + 90, and with x + y given as 90, the given sum will be equal to
180 degrees. So yes, the value which is x plus 47, y plus 43 will form a supplementary pair of angles. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. In the given figure, if twice of x is 30 degrees less than y, then x in degrees is equal to. If twice of x is 30 degrees less than y. Twice of x, क्या होगा twice of x? 70 आंसर. twice of x कितना हुआ? 2x. 30 डिग्री लेस देन y, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 30 इज 30 डिग्रीज लेस देन y. नहीं, रुको. 30 डिग्री लेस है, y से 30 डिग्री कम होगा. वाइस ऑफ एक्स तुमने 70 निकाला ना, अगर आंसर देख, एक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाली? 70. ठीक है, तो वाई तुम्हारे पास क्या आ गया? 110. ठीक है. इफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और वाइस ऑफ एक्स क्या है? वाई से 30 छोटा है, तो 2x क्या हुआ? वाई से 30 छोटा हुआ तो यही होगा. वाई से 30 कम, y माइनस 30 इज इक्वल टू 2x, यही हो जाएगा. ठीक है, और आपस में x प्लस वाई में क्या रिलेशनशिप है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने क्या लिख ली? 180 माइनस एक्स. तो सब्स्टिट्यूट हियर, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस 30. तो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 150. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x कितना हुआ? अगर x 50 है तो y कितना हो गया? 130. 2 टाइम्स ऑफ x कितना लोगे? 100. क्या 100 y से 30 छोटा है? अगर आप वही तुम ले रहे थे, देखो मैं तुम्हारा वाला ये आंसर एक्सप्लेन कर रही थी, तुमने x की वैल्यू को 70 निकाला. जब भी आप आंसर निकालते हो ना, उसको वेरीफाई किया करो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में. x की वैल्यू 70 है, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई? 110. x को डबल किया, 140. क्या 140 110 से 30 छोटा है? हाँ, ये भी है. प्राइस ऑफ एक्स, तो हमारा आंसर 50 क्यों है? पता क्यों नहीं पता, करो फिर. क्या, फिर भी तो देख रही हूँ कैसे. दो आंसर्स, फिर यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए.
तो y में से 30 निकाला, क्या आ गया? हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो, 140 को बड़ा कर रहे हो 30 से, है ना? सही नहीं है? x इज 30 लेस देन y, यहां पर आप क्या कह रहे हो, x इज ट्वाइस ऑफ x इज 30 मोर देन y। समझ में आ गई बात? है दोनों में फर्क पता लग गया ना? यहाँ पर हम 30 को लेस कर रहे हैं, उसे 30 लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर x जो डबल है, x का डबल 30 छोटा ही है y से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर x का डबल 30 बड़ा है y से। समझ में आ गया आंसर? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, नेक्स्ट था जो तुम्हारी वाली प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर विच सेज सिंप्लीफाई x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c माइनस a इंटू x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर c प्लस a माइनस b multiplied by x raised to power a into x raised to power b whole raised to power a plus b minus c। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑफ कोर्स द आंसर विल बी 1, पर क्योंकि ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसके स्टेप्स लिखने होंगे, तो आपको वो स्टेप्स लिखकर ही इसे सॉल्व करना है। डाल भी सकता है, नहीं 3 इंटू 2 5 लिखा, 3 इंटू 2 6 लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला 5 इंटू 1, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसको इजी वे आउट क्या है, देखो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाता है जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा बिकॉज बी एंड सी दिया हुआ है। तो जो मैं सॉल्व करूंगी इसको, आई विल डू इट लाइक दिस, सीरियसली देखो, यहाँ पे बी माइनस सी बन गया, पहले तो मैं पावर्स को सेम करूंगी, बी माइनस सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ हो गया एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी माइनस सी। सो आई अंडरस्टैंड कि बी प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पावर्स को सेपरेट कर लेती हूँ कि बी माइनस सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी होल रेज टू पावर माइनस सी। समझ में आ गई बात है? पावर्स को स्प्लिट कर लिया हमने, तो एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए इंटू एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए होल रेज टू पावर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी होल रेज टू पावर माइनस सी। बात समझ में आई? नहीं, एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम क्यों लेना होगा? यहां पर तुम मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर बी सी माइनस ए बी, यहां मल्टीप्लाई करोगे बी सी सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो आपके पास देखो ना, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 6 टर्म्स यहां से, 6 टर्म्स यहां से, 6 टर्म्स यहां से, टोटल 18 टर्म्स होगी जिन्हें आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है? अब इतने बड़े एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को संभालने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर b माइनस दिया हुआ है, इसको अगर मैं b प्लस सी से कंबाइन करती हूँ, मान लो अगर मुझे सिर्फ b प्लस सी दिया होता तो हैंडल करना आसान था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पावर हो गई, ठीक है? प्लस उन्होंने साथ में ये माइनस ए दे दिया, तो पहले तो मैंने पावर को स्प्लिट किया कि अगर मैं यहाँ पर मान लो हमें ऐसे दिया होता है एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी माइनस ए, तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको एक्स रेज टू पावर बी इंटू एक्स रेज टू पावर सी इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस ए। मैंने इन दोनों को कंबाइन ही रखा, एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस ए। अब अंदर की टर्म में भी माइनस बी माइनस सी की पावर है, तो ये क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी होल रेज टू पावर माइनस ए। मैंने इन दो पावर्स को स्प्लिट कर दिया। समझ में आ गया? इसके फायदा क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस ए बी प्लस ए सी, एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर
माइनस AC प्लस BC। समझ में आ गई? सिर्फ कैलकुलेशंस को कम किया है। यू कैन गो बाय द ट्रेडिशनल रूट जहां पर आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर एंड में सभी टर्म्स को इकट्ठा करके पावर्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेंगे, अगर और इससे करना है तो ये B-C मत लेकर आओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन पावर्स टर्म्स को ब्रेक कर लो। इसके तहत ऐसे लिख लो, x⁻b² प्लस BC माइनस AB, और नीचे आ जाएगा x⁻BC प्लस C² माइनस AC। ठीक है, ऐसी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अब इस पावर्स को स्प्लिट कर लिया, B² इंटू x⁻BC x⁻माइनस AB। इजी तो है, पर अगर ये मतलब सिर्फ टर्म्स को हैंडल करना है बस। अगर तुम वो 18 वाले प्रोडक्ट को भी हैंडल कर सकते हो, 18 टर्म्स को प्लस माइनस ठीक से लिखकर कि BC को जब B² बना या C² बना विद साइन हमने उसको सही से लिख लिया, तो इक्वेशन मुश्किल नहीं है। अल्टीमेटली बनना इसको x⁻0 बानी है, पर आपको क्योंकि मार्क्स में दे दिया, स्टेप्स में दिया, तो आपकी एक एक टर्म मैटर करती है। ठीक है, मुझे पता है इसका फाइनल आंसर 0 ही, x⁻0 1 ही होने वाला है, राइट। बट उस तक मुझे पहुंचना है, मुझे स्टेप वाइज आंसर दिखाना है, प्लस एल्जेब्रिक फॉर्मूला अगर मैं कोई यूज कर रही हूँ तो मुझे वो भी बताना है। यहाँ आ जाएगा, देखो ना, x⁻b² माइनस C² प्लस C² माइनस A² प्लस A² माइनस B², ये सभी पावर्स को मैंने इकट्ठा ऐड कर लिया, इंटू x⁻माइनस AB प्लस AC माइनस BC प्लस AB माइनस AC प्लस BC। तो यहां पर ना कुछ नहीं किया है, जो चीजें इकट्ठी हमने खोल ली थी उसको हमने पार्ट्स में ओपन करके आंसर अपना सिंप्लीफाई, मतलब थोड़ा सा इजी किया है। तो ये आ जाएगा x⁻0 इंटू x⁻0 विच इज 1 इंटू 1, फाइनल आंसर इज 1। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। इसमें एक और था, दैट इज रिलेटिवली इजी। ये हो गया, नेक्स्ट लिखो। प्रूव दैट prove that 1 upon 1 plus x raised to power a minus b plus 1 upon 1 प्लस x raised to power b minus a is equal to 1। ये प्रूफ कहा गया है, तो इसका मतलब प्रॉपरली स्टेप्स आपको शो करने हैं। अब इस केस में क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट टर्म, वो तो 1 है, ये प्रूफ करना है। 1 अपॉन x रेज टू पावर a माइनस b को हम क्या लिख देंगे, x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर a। देन इन द डिनोमिनेटर आई विल टेक LCM, x रेज टू पावर b LCM ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर a। हाँ जी, तो जो x रेज़ टू पावर माइनस बी है उसको हम मतलब न्यूमरेटर में ले जाएं।
बेटा वो तो लेना ही पड़ेगा ना, मैं तो आपको स्प्लिट करके बता रही हूँ। अल्टीमेटली जाना उसने वही है न्यूमरेटर में, तो कैसे जाएगा, क्योंकि नीचे एलसीएम लिया है हमने। अब तुम उसको ऐसे डायरेक्ट भेज दो। मैं तो सिर्फ लिखने का एक स्टेप बता रही हूँ कि 3 नंबर में कुछ तो लिखोगे ना। अब डायरेक्ट भेजने के बाद ना, आपने अगर यहाँ पर एक्स रेज टू पावर बी लिखा है तो नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर आपने लिख दिया कि ये एक्स रेज टू पावर बी अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए है तो नंबर जरूर कटेंगे। हाँ मतलब कटेंगे ना। इसीलिए कह रही हूँ कि एलसीएम हुआ है, तुम जबरदस्ती उसे प्रूव कर दो कि मुझे तो दिया हुआ है 1 के इक्वल, जबरदस्ती मैंने कुछ भी कर दिया है ना। जबरदस्ती जैसे किसी फोन का कवर लेने जा रहे हो, वो फोन का कवर नहीं है, तुमने जबरदस्ती डालकर दुकानदार ने तुम्हें दे दिया और तुमसे पैसे ले लिए, है ना। वो तो जबरदस्ती कर रहा है ना, वो तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बेचना था बस बेच दिया। ये वही चीज है। समझ में आई बात, कि आप जबरदस्ती कर रहे हो क्वेश्चन को कि मुझे 1 के इक्वल प्रूफ करना है, मैंने कर दिया, अब तुम देखो मैंने तो कर दिया। ठीक है ना। सो इट्स सेम एज सेइंग टुमारो you go to a shop, this is what your logical reasoning says, that tomorrow if you go to a shop और तुम एक शॉपकीपर को कह रहे हो मेरे फोन का कवर दे दो, वो तुम्हारे वो चार्जिंग वाले पॉइंट को ही कवर करके तुम्हें दे रहा है, वो कह रहा है मैंने तो तुम्हें बेच दिया। अब तुम अपना लॉजिकल सेंस लगाओगे कि नहीं लगाओगे वहां पर, कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है ना। ये वही चीज है, मैथ्स जो है ना, ये सब चीजें तुम्हारे को लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है। इतना हो गया, इसके आगे ही बस अब एलसीएम ले लिया बेटा। There was this professor explaining that why do we need maths, because वो पूरी डिबेट होती है कि we don't need Pythagoras theorem and this much I've learned this much, मैं अब 50 years का हो चुका हूँ तो आज तक मुझे समझ नहीं आया Pythagoras theorem कहाँ यूज हुई है, तो मुझे क्यों पढ़ाई गई। तो कहते हैं बिल्कुल यूज नहीं आएगी आपके में। And that was very nice video which a professor was explaining that if you ask me where do I use maths, those angles, those triangles आप कहीं लाइफ में यूज नहीं करते हो। we need maths, we need all these studies या जो भी आपको पढ़ाया जाता है to activate that portion of your brain which actually will help you logic out your further situations in life। जैसे सबसे इजी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करोगे या कुछ कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे जो करोगे ही, या अपने घर पर कोई एक कबर्ड बनाओगे, वो आपको कुछ भी बनाकर दे दे कारपेंटर, उससे रीजन आउट कर सकोगे, उसी के लिए आपको ये सारा कुछ सिखाएगा। नहीं बेटा, फिर आपको शो करना होगा कैसे कि दोनों का एलसीएम सेम है। इट इज सेम लाइक सेइंग 2/3 दिया हुआ है और यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, तो आपने इन्हें ऐड किया तब जाकर ये सेम। ऐसे कैंसिल नहीं हुए कि आपने इसको ऐसे कैंसिल कर दिया या इसको ऐसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, वो चीज नहीं है। आपको प्रॉपरली स्टेप्स में शो करना होगा कि वाई दिस इज 1 बिकॉज एलसीएम इज सेम, then the numerator becomes same as your denominator, they cancel out, hence the answer is 1। ठीक हो गया। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस बी, फिर ये जाता है इन द डिनोमिनेटर, देन यू टेक एलसीएम एंड comes in the numerator and then you simplify। ठीक होगी बात ये, इतना क्लियर है। नेक्स्ट लिखो इसमें। इसमें ना एक और क्वेश्चन था विच आई थिंक आप लोग को करना चाहिए उस पेपर का। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसी टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 4√5 कॉमा 5√3 कॉमा 10 कॉमा 3√7 कॉमा 6√2। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे आसान काम क्या होगा, कैसे अरेंज करोगे इन नंबर्स को, हम कैसे बताएंगे सबसे बड़ा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले रूट के अंदर भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है वो भी, या इसको स्क्वायर भी कर सकते हो। अगर स्क्वायर बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा ही होगा, है ना। अगर मैं एक आपको स्क्वायर नंबर दे रही हूँ 144 और एक दे रही हूँ 147,
तो आपको पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी दोनों का, तो 147 का स्क्वायर रूट बड़ा होगा एज कंपेयर टू 144। तो मैं इनको स्क्वायर भी कर सकती हूँ ऑब्वियसली, एंड आई कैन सेंड दिस नंबर इन द स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 5 है इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर, 110 को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100। नेक्स्ट हो जाएगा 7 इंटू 3 स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 6 स्क्वायर। देन नेक्स्ट फर्स्ट नंबर मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 80, देन 75, देन दिस इज 100, 7 9s are 63, then I have 36 इंटू 2 72। तो सबसे पहले नंबर हमारे पास क्या आएगा, 6 रूट 2, सॉरी 6 3 रूट 7। ऑब्वियसली बेटा स्क्वायर तो करके तभी आएगा ना, ये बन जाएगा 16 5 ठीक है ना। स्क्वायर करने का मतलब भी हुआ कि आपके पास यही नंबर्स बनकर आ जाएंगे, अंदर वाले नंबर्स ही आ जाएंगे ना, ठीक है ना। 3 रूट 7 पहले आ गया, नेक्स्ट हम लिखेंगे 6 रूट 2, उसके बाद हम लिखेंगे 5 रूट 3, नेक्स्ट है 4 रूट 5 विच इज रूट 80, एंड नेक्स्ट आप लिखोगे 10। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो दिस क्लियर हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द टू इज बिगर। क्लियर कर दो, ये खुद दिया होता है 2 रेज़ टू पावर 33 और 2 रेज़ टू पावर 44 और 3 रेज़ टू पावर 33। 2 रेज़ टू पावर 44 और 3 रेज़ टू पावर 33, विच ऑफ देम इज बिगर, विच ऑफ द टू इज बिगर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी पावर है तो 2 बड़ा होगा, या इसकी पावर छोटी है चाहे पर बेस बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो आपको कंपैरिजन में क्या करना है, 44 जो पावर थे ना उनका कॉमन एक एलसीएम लिया करो, या तो उन्हें सेम बना दो, या तो वो किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर सेम हो सकते हैं, राइट। या फिर आई कैन टेक दिस एज 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 11, और 3 को ले सकती हूँ 3 का क्यूब होल रेज़ टू पावर 11। समझ में आ गया। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 16 रेज़ टू पावर 11। 3 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 27 रेज़ टू पावर 11। इफ दिस वन इज बिगर बेस सेम पावर, सो दिस नंबर इज बिगर, 3 रेज़ टू पावर 33 इज बिगर देन 2 रेज़ टू पावर 44। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। कोशिश करते हैं इस केस में पावर्स को सेम करते हैं हमेशा। क्लियर हो गया इतनी बात। नेक्स्ट, कल मैं आपको क्लास टाइमिंग्स इंटीमेट कर दूंगी।